मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौसम का बदला हुआ मिजाज किसानों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जहां प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। साथ ही प्रशासन के गेहूं भंडारण भी भीग गए हैं, जिसके मद्देनजर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनहानि, पशु हानि या किसी प्रकार का नुकसान होने पर सरकार गंभीर रहेगी। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति करने के लिए किसान को मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं सीएम ने बताया कि वर्षा से बचाव के लिए गेहूं भंडारण को भी कवर्ड परिसर में रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश जारी कर दिए। ये सरकार का उत्तरदायित्व है। किसी भी स्थिति में, किसी जिले में, किसी किसान का कोई फसल का, जनहानि का, पशु हानि का किसी प्रकार का नुकसान हो तो सरकार उसके प्रति गंभीर रहेगी, उसको मुआवजा दिलाया जाएगा। उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम संकल्पित है। निश्चित रूप से हमारे खुले में जो गेहूं रखे हुए हैं अलग अलग खरीदी केंद्रों पर या जो अन्य फसल रखी है उसको कवर में रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और जिस प्रकार का वैसे भी आपकी जानकारी के 80% से ज्यादा पहले से कवर्ड में है, लेकिन जो ओपन है उसको भी हमें उनको सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार ने और अच्छे निर्देश जारी किए कि जो फसल आ रही थी उसकी चमक, गेहूं की कमजोर थी, किसी कारण से उनको खरीदने में कठिनाई आ रही थी, FCI वगैरह की, वो निर्देश भी स्पष्ट हो गए कि आप अपने किसानों को किसी प्रकार के कोई कष्ट न आने दें। किसान के साथ सरकार खड़ी है, मुझे पूरा भरोसा है। सरकार की भावना को समझ के किसान भी सारी व्यवस्था का लाभ ले करने के लिए सत्यम शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्यम, मौसम के बदले मिजाज के किसानों की समस्याएं बढ़ाई हैं, कहां कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अभिनव, लगातार रविवार से बारिश हो रही है। रुक रुक कर बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं की बात करें तो जिन्होंने लेट गेहूं की बुवाई की थी उनको फसल का ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले जिन्होंने बुवाई कर दी थी उनकी फसलें कट चुकी है। हालांकि जिनने बीच में बुवाई की थी उनकी भी फसलें कट कर खलिहान में पड़ी हुई है, जो बारिश की वजह से भीग रही है। वहीं प्रशासन और शासन जो उपार्जन केंद्र है, कई उपार्जन केंद्र गेहूं की खरीदी हो रही है और इस दौरान उपार्जन केंद्रों में कई जगह ऐसी शिकायत आई थी। कढ़ाई में भगवान वेयर हाउस है, वहां पे करीब 250 क्विंटल गेहूं ओपन में रखा हुआ था, खुले में रखा हुआ था, जिसकी वजह से गेहूं पूरी तरह से भीग गया और खराब हो गया, जिसको लेकर के जो आपूर्ति विभाग है उसके अधिकारियों ने जो पत्र है वो भी लिखा है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो वो लगातार सजग है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो खुले में गेहूं रखा है या जिसको जो उपार्जन केंद्र हो रहा है उनको कवर्ड कैंपस में रखा जाएगा। हालांकि 80% जो गेहूं है वो कवर्ड कैंपस में रखा गया है, बाकी का 20% गेहूं भी जो है कवर्ड कैंपस में रखा जाएगा। और कढ़ाई में जिस तरह से लापरवाही सामने आई है प्रशासन की, उसको महिला स्व सहायता समूह चलाता है और कढ़ाई में लगातार वैज्ञानिकों की चेतावनी और अधिकारियों की चेतावनी के बाद भी जिस तरह से खुले में गेहूं को रखा गया और 250 क्विंटल गेहूं खराब हुआ, उसको लेकर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। लेकिन सीएम मोहन यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा, चाहे पशु हानि हुई हो, चाहे उनका खेती में जितना गेहूं का नुकसान हुआ हो उसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है इस मामले को लेकर के। तो लगातार सीएम मोहन यादव एक्टिव मोड में है और इस पर नजर बनाए खुद बैठे हुए हैं कि किसी भी तरह से किसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब देखिए गेहूं के उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हो रही है और जिसको लेकर सजगता भी बढ़ती जा रही है और किसानों को किसी भी तरह का, जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई है कई जिलों में, भोपाल की बात करें तो भोपाल और शाजापुर में ओले की स्थिति बनी थी, ओले भी गिरे हैं और लगातार अभी 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की उम्मीद जताई है वैज्ञानिकों ने। तो इस तरह से लगातार जो पन्नी या तिरपाल लगाकर गेहूं को बचाने की कोशिश की जा रही है। और जो वेयर हाउस है, लगभग मध्य प्रदेश में निजी वेयर हाउस में ही जो उपार्जन का काम रहता है, गेहूं के उपार्जन का सामान है वो रखा जा रहा है। तो निजी वेयर हाउसों में लगातार रखा जा रहा है। जो 20% नहीं है उनको भी संभाल कर रखने की और तिरपाल या पन्नी लगा करके उनको सेव करने की बात कही गई है। और जिनका भी गेहूं खड़ी फसल खराब हुई है या खलिहान में फसल रखी हुई थी खराब हुई है, या गेहूं जिस तरह से फसल पड़ने के बाद फसल खड़ी रहती है और बारिश हो जाती है तो गेहूं लाल हो जाता है और उसका मूल्य कहीं ना कहीं घट जाता है या खराब होने की स्थिति में आ जाता है, तो
उसका भी मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर सीएम मोहन यादव सभी पर निगाहें बनाकर बैठे हुए हैं। सत्यम, आपने बताया कि किसानों की मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, तो मुख्यमंत्री के निर्देश देने के बाद, आश्वासन देने के बाद किसानों को कितना लाभ मिल पाएगा? देखिए, ये जो हमने अभी कहा कि जो लापरवाही बरती गई है, जो उपार्जन केंद्र है, जैसे कढ़ाई में, भगवान वेयर हाउस में जो है लापरवाही बरती गई थी, वहां महिला स्व सहायता समूह के द्वारा चलाया जा रहा है। अब बारिश के दौरान भी गेहूं की खरीदी की जा रही थी उपार्जन केंद्रों पर, और साफ तौर पर जो गेहूं 250 क्विंटल गेहूं खुले में रखा हुआ था, जो बारिश की वजह से बर्बाद हो गया, उसको लेकर के आपूर्ति ने इस पर एक संज्ञान भी लिया है और पत्र भी लिखा है उस वेयर हाउस को, जिसमें किसकी लापरवाही है उसको उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं सीएम मोहन यादव ने जो खड़ी फसल है, जो खलिहान में फसल पहुंच गई है, जो बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हुई, तो उस पर मुआवजा देने की बात कही गई है। जो भी मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में पहले सीएम चुनाव आयोग को ये पत्र लिखकर बताया जाएगा कि किस कौन सी घटना कहां पर हुई है, कितना किसानों का नुकसान हुआ है, कहां कहां सर्वे किया जाना है। तो सर्वे करने के बाद जो भी मुआवजा की राशि आएगी वो है किसानों को दी जाएगी। अब सर्वे का काम शुरू होगा, क्योंकि चुनाव आयोग से जैसे ही इनको आदेश मिलेगा, सीएम मोहन यादव जैसे ही चुनाव आयोग के पास पत्र लिखा है और चुनाव आयोग पत्र का उसका रिप्लाई आता है, वो निर्देश जारी होते हैं, तो ऐसे में मुआवजा की राशि भी बांटी जाएगी। लेकिन सर्वे उससे पहले होगा कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ ओलावृष्टि हुई है, कहाँ कहाँ बारिश की वजह से नुकसान हुआ, कहाँ खड़ी फसलें नुकसान हुई, किनका आधा नुकसान हुआ है, और कौन कौन सी चीजों में नुकसान हुआ है। जिस तरह से बिजली की वजह से, अन्य चीजों की वजह से पशुधन का भी नुकसान होता है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए सबको मुआवजा मिलेगा। किसानों को मुआवजा खासतौर देने की बात कही जा रही है, और सर्वे के बाद ही मुआवजा ये दिया जाएगा कितना किसानों का नुकसान हुआ है, उस हिसाब से सर्वे के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और बाकी जो 20% जो खुले में गेहूं का उपार्जन होता है, उसको तुरंत कवर्ड कैंपस में रखने की भी बात कही गई है। आप देखिए, निजी संस्थानों में ही जो मैक्सिमम जो निजी संस्थानें हैं, वेयर हाउस उन्हीं के बने हुए, सरकार उनको लेकर रखती है, और सरकार के वहां पर उपार्जन केंद्र भी बनाए जाते हैं, और कई समितियों द्वारा उपार्जन केंद्रों में गेहूं की खरीदी होती है। तो इस तरह से किसानों का भी सर्वे किया जाएगा। किसानों का नुकसान हुआ है, चाहे खड़ी फसल का हो, चाहे जहां फसल कटने के बाद जो पहुंचती है उसके बाद नुकसान हो, सभी को सर्वे करने के बाद जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने की बात सीएम मोहन यादव ने साफ तौर पर की है। बिल्कुल, सर्वे के बाद ही नुकसान का आकलन हो सकेगा। सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल सहित देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अता कर सुख समृद्धि की दुआएं मांगी। जहां चुनावी माहौल के बीच ईदगाह पर ईद की नमाज में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना का देखा जाना चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ईद के मौके पर दुआ मांगी और मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं दिग्विजय सिंह की मुबारकबाद को तुष्टीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसको चुनाव से मत जोड़िए। ये कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम यदि ईद मनाने आपके साथ यहाँ आते हैं तो ईसाइयों के घर क्रिसमस पे भी जाते हैं उनको विश करने के लिए, सिखों के बीच में जाते हैं गुरु नानक जयंती पर, और हिंदुओं के यहाँ भी हम लोग जब होली, दिवाली, डोल ग्यारस, सब हमारे हिंदू भाइयों के जो त्योहार होते हैं उन सब भी जाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये कोई धर्म जो है ये राजनीति का अखाड़ा या राजनीतिक हथियार नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यही कांग्रेस है। और खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्यम, दिग्विजय सिंह की मुबारकबाद क्या तुष्टीकरण का प्रयास, क्या कहेंगे?
देखिए, पूरे देश में ही ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में ईदगाह हिल्स पर सबसे पहले जो ईद उल फितर का जो त्योहार है ईदगाह हिल्स पर मनाया गया। वहां दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम जो रहे हैं और राजगढ़ से प्रत्याशी भी हैं, ऐसे में वो भी पहुंचे थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी पहुंचे थे। पीसी शर्मा और प्रवीण सक्सेना जो जिला अध्यक्ष रहे हैं पहले, वो भी पहुंचे थे। इस दौरान देखिए अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह त्योहार ईदगाह हिल्स पर पहुंचे और त्योहार मनाने सबको मुबारकबाद दी, उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है इस पर कि राजनीति न की जाए, क्योंकि अब ये धर्म राजनीति, हम लोग धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते हैं और सभी त्योहारों में, वो चाहे क्रिश्चियन का त्योहार हो, चाहे मुस्लिम का त्योहार हो, चाहे हिंदू त्योहार हो, उस पर सभी को वो मुबारकबाद या बधाई देने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस पर देखिए बीजेपी है लगातार हमलावर हो गई है और बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र सलूजा जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जो है लिखते हुए कहा कि राजगढ़ के जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए मुस्लिम के त्योहारों पे पहुंचे हैं और अब उनको भगवान सनातन पर भरोसा नहीं है और अपनी जीत के लिए ऐसी दुआएं जो है ईदगाह हिल्स पर जब पहुंचे हैं तो उसके लिए पहुंचे हैं और ईद उल फितर पर वो अपनी जीत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो अब इसमें राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि सनातन विरोधी हमेशा से बीजेपी दिग्विजय सिंह को बताती आई है। चाहे भगवा आतंक की बात हो, चाहे गाय काटने और खाने की बात कही गई हो, चाहे अन्य बातों को लेकर संस्कृति को जो हिंदू जो नेता है उन पर आरोप लगाते रहे जो दिग्विजय सिंह है, तो इनको लेकर के देखिए अब राजनीति शुरू हो गई और राजनीति लगातार इस पर जारी भी रहेगी और एक बीजेपी को मुद्दा भी मिल गया है। क्योंकि देखिए जिस तरह से कई दिनों से सनातन विरोधी जो बातें हैं, जो बयान है बीजेपी का जो देकर दिग्विजय सिंह देते आए हैं, जिसको लेकर के लगातार सुर्खियां बनी रहती हैं और जिसको लेकर बीजेपी हमेशा इन पर हमलावर रही है। और लोकसभा चुनाव में पिछली बार जब चुनाव हुआ था भोपाल से और ये दिग्विजय सिंह भोपाल से खड़े हुए थे, उधर प्रज्ञा ठाकुर खड़ी थी। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर को बहुत कम लोग जानते थे, फिर भी जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर की जीत हुई है तो ये माना जा रहा था कि जिस तरह से बीजेपी ने कन्वे करने की कोशिश की थी जनता के बीच में कि सनातन विरोधी दिग्विजय सिंह है, उसका मुद्दा एक बार से फिर यहाँ चुनावी मैदान में उठेगा और चुनावी मैदान में करने के साथ साथ उनके लोकसभा क्षेत्र में भी ये मुद्दा उठेगा कि वो भोपाल जाते हैं और जो ईद है, ईद पर अपनी जीत की दुआ मानते हैं। सनातन धर्म को और भगवा को आतंक बताने वाले और कई जगह पर पाकिस्तानी गलत झंडे को सिंबल के तौर पर बताने वाले दिग्विजय सिंह पर, जैसे नरोत्तम मिश्रा ने पिछली बार भी इस पर तंज कसा था कि कहीं और झंडा फहराया जाता है, उसको बताते हैं मध्य प्रदेश का झंडा, खरगोन का झंडा बताते हैं, कहीं जो सनातन को है भगवा को आतंकवाद बताते हैं। तो ये सब मुद्दा एक बार से फिर उठने वाला है जब राजगढ़ में बड़ी सभाएं होंगी और शीर्ष नेतृत्व वहां पर जाएगा, तो ये मुद्दा सनातन का निश्चित तौर पर उठने वाला है और इस मुद्दे को भुनाते हुए बीजेपी आगे नजर भी आएगी। फिलहाल जो दिग्विजय सिंह उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ते हैं, हम सभी धर्मों की बात करते हैं, यही कांग्रेस की नीति रही, जिसके लिए राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी उसमें भी वो लगातार सब जगह पर मोहब्बत की दुकान खोलते हुए नजर आ रहे थे। इन सब बातों को दिग्विजय सिंह भी इस दौरान बताते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस पर अभी राजनीति बाकी है। बिल्कुल सत्यम, कांग्रेस पर पहले भी भाजपा नेता और दिग्विजय सिंह पर भाजपा नेता तुष्टीकरण का आरोप लगाते आए हैं, सनातन का विरोध करने का आरोप लगाते आए हैं। क्या दिग्विजय सिंह ने ईद उल फितर की मुबारकबाद देकर एक और मौका भाजपा नेताओं को दे दिया है? देखिए, जिस क्षेत्र से चुनाव दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं वहां पर वो नहीं मौजूद थी। भोपाल की बात है, भोपाल में तो ऐसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बैठे बैठाए जो मुद्दा दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को दे दिया है, जरूर सनातन का मुद्दा एक बार फिर से उठने वाला है। जिस तरह से शुरुआत नरेंद्र सलूजा और अन्य बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कर दी है, इसकी शुरुआत कर दी है और भगवा को आतंक कहने वाले जो है दुआ मांगते नजर आ रहे हैं, ईद पर दुआ मांग रहे हैं, अपनी जीत के दुआ मांग रहे हैं और राजगढ़ से इस समय दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं और भगवा आतंक को लेकर भी सुर्खियों में रह चुके हैं। जो उनके बयान जिस तरह से वो देते हैं उसको जो बीजेपी ऐसा प्रोजेक्ट करती है कि वो सनातन विरोधी है और कई बार ऐसे सवाल खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के लिए सोचने का विषय बन जाएगा कि क्यों वहां पर गए थे और इस तरह की बातें उन्होंने क्यों की। और राजगढ़ में चूंकि इस बार चुनाव है और चुनाव के दौरान
इस तरह से जो बयानबाजी है और जिस तरह से वो दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो भी नरेश सलूजा ने पोस्ट की है जिसमें वो हाथ फैलाए हुए और दुआ मांग रहे थे। तो उसको साफ तौर पर लिखा कि अब ये राम को न मानने वाले लोग, राम को काल्पनिक कहने वाले लोग अब दुआ मांग रहे हैं, ईद पर दुआ मांग रहे हैं अपनी जीत का। तो देखिए निश्चित तौर पर ये मुद्दा अब बन चुका है और राजगढ़ में भी ये मुद्दा उठने वाला है और ये सनातन को लेकर कई बातें भी सामने आएगी। हालांकि देखिए जो मुस्लिम समुदाय है वो हमेशा दिग्विजय सिंह के सपोर्ट में रहा है, दिग्विजय सिंह भी हमेशा उनके लिए काम करते आए हैं। हालांकि वो पहले भी कह चुके हैं कि हम किसी भी धर्म जाति को देख करके कहीं भी नहीं जाते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, सबके पास उनके त्योहार के दौरान जाते हैं और त्योहार के दौरान जाने के साथ साथ वो उनको बधाइयां भी देते हैं। तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी इसको मुद्दा बनाने वाली है और जब शीर्ष नेता तो राजगढ़ में अब चुनावी मैदान में उतरेगा तो कहीं न कहीं इस मुद्दे को और इन वीडियो को फिर से सर्कुलेट किया जाएगा, सोशल मीडिया में खासकर ये सर्कुलेट होगा और कहीं न कहीं सनातन विरोधी जो बयान है वो चलने लगी है दिग्विजय सिंह के खिलाफ और जो पुराने बयान थे वो निकल कर अब सामने आएंगे। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने भाजपा को एक और मुद्दा दे दिया है। ये मुद्दा कितने आगे तक जाता है ये तो समय ही बताएगा। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कवासी लखमा के बयान से आए सियासी भूचाल के बीच मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं यह उनकी सोच को दर्शाता है और जो कवासी लखमा ने बोला, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वह पाकिस्तान की भाषा है। उन्होंने आगे कहा कि वे हार से डरे हुए हैं इसलिए प्रधानमंत्री पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर भी जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा मंत्री बस्तर के दंतेवाड़ा और बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। सभा में उनके साथ मुख्यमंत्री शाह और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहेंगे। मोदी मरेगा, इनके एक एक नेता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी पर जिस तरीके से टिप्पणियां की हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और कवासी लखमा ने तो मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। कहीं ना कहीं से कवासी लखमा की जो भाषा है वो कांग्रेस की भाषा है और कांग्रेस की भाषा आज पाकिस्तान की भाषा बनकर रहेगी। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि मोदी मरेगा या मोदी को ये होगा, उस तरीके की भाषा आज उनके नेता कह रहे हैं, कवासी लखमा कह रहे हैं। जो मोदी मरेगा की बात कह रहा है ये पाकिस्तानियों की भाषा है, जो हमारे कहते हैं कट्टर दुश्मन है उनकी भाषा है। तो ये पाकिस्तानी की भाषा आज लखमा की। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा सहयोगी जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान क्या चुनाव में होगा नुकसान? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, बात करें वहीं जो चरणदास महंत की और बात करें पूर्व मंत्री कवासी लखमा, जिस तरह के बयान उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर दिए हैं तो सियासी मायनों में काफी गर्माते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस तरह का बयान इन्हें लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान पड़ सकता है, क्योंकि जो चरणदास महंत है उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें मारने की, ये डंडा से मारने की बात कही, वही दूसरे बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री को डिफाल्टर बताया और वहीं कवासी लखमा ने भी उन्हें मारने की जो है बात कही, प्रधानमंत्री को अनर्गल तरीके से बातें करी। ये बयान पूरी तरह से गलत है और जिस तरह का बयान उन प्रधानमंत्री और जैसे बड़े पद के लिए देना किसी भी नेता के लिए शोभनीय नहीं है, इसलिए लोकसभा चुनाव में इस तरह के बयान से जो काफी नुकसान मिल सकता है। इसके लिए जो चरणदास महंत ने, जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ने बयान दिया था, मुख्य प्रधानमंत्री को उन्होंने डिफाल्टर कहा था और डंडे लाठी से मारने की बात की, उसके बाद उन्होंने अपने बाद के बयान में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने माफी मांगी थी और कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में अब कुछ नहीं कहना चाहता। तो इस तरह के बयान जो उन्होंने दिए, डिफाल्टर कहा या डंडे से मारबात, पूरी तरह से गलत है और किसी भी इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के शोभनीय नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस तरह के बयान को जो खासा नुकसान जो है भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, पहले चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री का सर फोड़ने का बयान दिया, फिर कवासी लखमा ने उन्हें जान से मारने का बयान दिया। किस तरह का मैसेज, किस तरह का संदेश कांग्रेस को दिया, कांग्रेस के नेता दे रहे हैं?
देखिए जिस तरह का बयान जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जिन्हें राजनीति में लगभग 30 से 40 साल हो चुके हैं, राजनीति का काफी अच्छा अनुभव है, इस तरह के दिग्गज नेता ये जो बयान दे रहे हैं पूरी तरह से अशोभनीय है। किसी भी पद पर बैठे हुए मंत्री से मुझे इस तरह की जो भाषा होती है वो पूरी तरह से अनर्गल है, पूरी तरह से जो नकारात्मक है, जो राजनीति के ऊपर इसके लंबे समय से जुड़े हुए, और इस तरह का बयान देना इनके पद के लिए ही शोभनीय नहीं। और प्रधानमंत्री जी का जो पद है वो काफी ऊंचा है, देश के सर्वोच्च व्यक्ति माने जाते हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है। और किसी भी नेता को, या छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, ये तो कवासी लखमा और चरण दास महंत है, ये काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, इनके मुंह से इस तरह का बयान किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है। इन्हें जो लोकसभा चुनाव में इसका खासा नतीजा जो है देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जिज्ञासा जुड़ी रही है आप हमारे साथ, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे अगली खबर पर। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो गए हैं, जहां 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर में आम सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल पा रही है और पार्टी में भगदड़ मची हुई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों का न केवल कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं बल्कि जनता भी विरोध कर रही है, इसलिए किसी भी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। वहीं डिप्टी सीएम ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का भी दावा किया है। कांग्रेस में भगदड़ मची है, कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल पा रही है, कांग्रेस प्रत्याशियों का न केवल कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, इसलिए किसी भी नेता के आने से कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और देश के प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या बातें कहना, निश्चित रूप से सोच समझकर कहना चाहिए। और इस है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, और यह भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा सहयोगी जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, कांग्रेस एक और चुनाव प्रचार में पिछड़ती दिख रही है, भाजपा नेताओं के एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी के दौरे को लेकर जानकारी, सूचना सामने आती है जिस पर डिप्टी सीएम तंज कसते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो प्रथम चरण का मतदान होना है छत्तीसगढ़ में, वो बस्तर में होने वाला है, और ये बस्तर की जो सीट है अब कांग्रेस के पास है। अभी फिलहाल वो कांग्रेस के पास है। जो पीसीसी के दीपक बैज है वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा और यहाँ से भारी बहुमत से जो है जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी बस्तर की अपनी सीट को अपनी ओर करने के लिए हर एक संभव प्रयास करी। जहाँ पर 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। अब उसके बाद जो है कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है राहुल गांधी, वे भी अब छत्तीसगढ़ के बस्तर की ओर अपना निशाना साधते हुए नजर आएंगे। तो 13 अप्रैल को उनकी जानकारी मिली तो 13 अप्रैल को जो है राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और बस्तर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस पर जो है डिप्टी सीएम का जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के आने से जो किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, और अब भी केवल राहुल गांधी के आने का ही जो है सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद जो अभी 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले, इससे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही आम सभा को संबोधित कर, तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो भी यहाँ दौरा कर सकते हैं बस्तर में। जो बस्तर में 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले, उससे पहले बीजेपी की 1-2 सभाएं और जो है बस्तर में संबोधित होने वाली, जिसमें राजनाथ सिंह या जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है तो बस्तर में संबोधित कर सकते हैं। लेकिन 13 अप्रैल को जो है कांग्रेस की दिग्गज नेता राहुल गांधी जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और बस्तर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जिज्ञासा, सीएम ने माफ कीजिएगा, डिप्टी सीएम ने अपने बयान में एंटी इनकम्बेंसी, जनता के बीच विरोध और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी प्रत्याशियों को लेकर विवाद की बात का जिक्र किया है। कितना दम है डिप्टी सीएम के दावों में? देखिए, डिप्टी सीएम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कोलाहल मचा हुआ है, लोग कार्यकर्ता पार्टी से नाराज है। सही बात है,
क्योंकि जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा में कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के जो नेता है या कार्यकर्ता है उन्होंने जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई दिग्गज नेताओं पर ही हार का जो है पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया था और कई नेता विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो है दूसरी पार्टी या अन्य पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो डिप्टी सीएम का जो बयान उन्होंने दिया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कार्यकर्ता खुश हुए, तो ये सही बात है क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव बड़ी संख्या में रोज लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और खुद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है अपने आला कमान से जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की शिकायत करते हुए नजर आ रही है। अभी फिलहाल में अरूण सिसोदिया ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर ही बड़ा आरोप लगाया था, पैसे घोटाले का आरोप लगा था। इससे पहले भी बृहस्पति सिंह और उसके बाद महाराज जो थे सरगुजा से जो है चिंतामणि महाराज जी सरगुजा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, उन्होंने भी कांग्रेस का पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी शामिल। तो इस तरह से डिप्टी सीएम का सही दिया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कोलाहल मचा हुआ है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों के नेता अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच जनता किसे अपना मत देती है, किस ओर अपना रुख करती है, ये तो समय ही बताएगा। बहुत धन्यवाद जिज्ञासा आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।